ये है इकोनॉमिक्स बातचीत का वीडियो। आज की वीडियो कुछ अलग होगी। इसमें हम कुछ ऐसे सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो एक देश का नागरिक होते हुए, हम जैसा एक कॉमन इंसान होते हुए हमें ये चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे न्यूज़ हेडलाइंस के नीचे अंदर जाकर हम चीज़ों को एक्चुअली में क्वेश्चन कर सकते हैं। शुरू करेंगे एक सिंपल सी बातचीत से। अगर मैं आपको एक चॉइस कि आप बेरोजगारी चुनेंगे या महंगाई चुनेंगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट चुनेंगे या इन्फ्लेशन चुनेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? कहोगे ये कैसा सवाल है, मैं महंगाई भी नहीं चुनूंगा और मैं बेरोजगारी भी नहीं चुनूंगा देश के लिए, दोनों ही तो चीज़ें खराब है। वहाँ मैं आपको समझाऊंगी कि भाई देखो, अगर आप बेरोजगारी कहोगे कि कम हो तो देश में महंगाई आएगी, और अगर आप कहोगे बेरोजगारी कितनी भी हो चलेगा लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए, तो देश की बेरोजगारी ज़्यादा होगी। आप कहोगे ये कैसी बात है, दोनों चीज़ें कम क्यों नहीं हो सकती? अभी समझते हैं इस बात को। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा रोजगार है, तो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं। अब जिन लोगों ने पैसे कमाए, मार्केट में जाकर खर्चा भी ज़्यादा करेंगे। अब खर्चा जब ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है। डिमांड जब भी बढ़ेगी तो सप्लायर्स अपने प्राइजेस को हाई कर देंगे और देश में महंगाई आएगी। कैसे काम कर रही है ये चीज़ देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ऑक्शन हमने सब शब्द सुना है। होता क्या ऑक्शन में कि चीज़ें आती हैं, लोग उस पर बोलियां लगाते हैं कि मैं इतनी की लूँगा, दूसरा बोलता है मैं इससे ज़्यादा दे दूँगा, तीसरा बोलता है मैं इससे ज़्यादा दे दूँगा। इस एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो हुआ क्या, एक बोल आया जिसकी बोली का प्राइस शुरू हुआ कि भाई ये बोल 200 रुपये का। अब इस बोल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। एक व्यक्ति ने बोला कि मैं 250 देने को तैयार हूं, दूसरा बोला मैं 300, दूसरा बोला मैं 600, चौथा बोला मैं 1000 रुपये देने को तैयार हूँ। यहाँ हुआ क्या, 200 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बिक रही है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। जब भी डिमांड इंक्रीज करती है तो सप्लायर्स क्या करते हैं, जो भी उनके पास क्वांटिटी अवेलेबल है उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। बोलो इतनी बात हमें समझ में आ रही है? तो हमारे रिलेशन में ये कैसे बैठ रहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, रोजगार बढ़ा तो खर्चा करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। खर्चा करने वाले लोग अगर इंक्रीज हुए हैं, डिमांड बढ़ा है अगर, तो हमारी देश में महंगाई का सिचुएशन आ सकता है। इसी तरीके से अगर ऑपोजिट देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग खर्चा नहीं करेंगे, डिमांड कम होगी और सप्लायर्स क्या बोलेंगे, अरे सस्ते में बेच दो, डिमांड तो कोई कर नहीं रहा है, सेल लगा दो। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? तो महंगाई नहीं, डिफ्लेशन का सिचुएशन आ जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहां कम दामों पर भी लोग कम डिमांड करें। अब ये बात हमने क्या समझी कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है और हमारी महंगाई है, इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। एक अगर बढ़ा हुआ है तो दूसरा घटा हुआ होगा, एक अगर बढ़ा हुआ है तो दूसरा घटा हुआ होगा। ये मॉडल हमें दिया था A.W. फिलिप्स नाम के बंदे ने। तो 1970s तक ये मॉडल बहुत बढ़िया काम कर रहा था। अभी देखो सवालों पर भी आएंगे कि हमें पूछना क्या है, लेकिन अभी स्टोरी के साथ जुड़े रहो। बात क्या हो रही है कि ये इकोनॉमिक्स मॉडल हमें समझ आ गया और जेन्युइन भी लग रहा है कि हाँ बात भी सही है। दिया किसने? A.W. फिलिप्स ने दिया। 1970s तक तो ये मॉडल बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन 1970s में ये मॉडल फेल हो गया जब यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था और महंगाई भी बढ़ रहा था। हमने क्या समझा कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, पर ऐसा नहीं हो रहा था। ये फेल हो रहा था मॉडल 1970 के बाद, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ऑन राइज। तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज लाई चीज़ों को ठीक करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर बात क्या करना चाहते हैं कि जब ये पॉलिसी फेल हुई, जो ये इकोनॉमिक्स मॉडल है ये फेल हुआ, उस सिचुएशन को नाम दिया गया स्टैगफ्लेशन, कि एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन गई है, खड़े पानी जैसी इकोनॉमी बन गई है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है। हमने समझा कि मॉडल कैसे काम कर रहा था, हमने देखा कि मॉडल फेल भी होता दिखा। अब बात करते हैं हमारे एक्चुअली वीडियो के मुद्दे की, कि इंडिया में सीन क्या चल रहा है।
इस टाइम इंडिया में इन्फ्लेशन भी राइज पे है और अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज पे है, यानी कि महंगाई भी बढ़ रही है और लोगों के पास रोजगार भी नहीं है। तो क्या हम भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरह एक स्टैगफ्लेशन वाली पोजीशन में हैं? जवाब होगा नहीं, हम स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि आप हमेशा देख ही रहे हो न्यूज़ हेडलाइंस क्या बोलते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है, हम वर्ल्ड में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं जीडीपी को लेकर। पर ये डेटा इतना कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? एक जगह में हमारा डेटा कह रहा है कि हम स्टैगफ्लेशन में हैं, एक जगह हमारा डेटा हमें कह रहा है कि हम वर्ल्ड के नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। तो बातचीत क्या है यहाँ पर? आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो जीडीपी है इसका मतलब क्या होता है। इसे अगर हम ब्रेक डाउन कर ले तो हमें बात समझ में आ जाएगी। जीडीपी क्या होता है कि पूरे देश में टोटल कितने वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एक साल के अंदर। यानी कि अगर एक देश में 10 टेबल बन रहे हैं, हर टेबल की वैल्यू 10 रुपये है, तो टोटल पूरे देश में 100 रुपये की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं और ये हमारी जीडीपी है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो अभी जीडीपी हम नंबर 5 पे तो पहुंच गए। अभी ये जीडीपी कैलकुलेट कैसे हुई कि 10 टेबल्स बने 10 रुपये। अगर अभी ये 10 टेबल्स ही बने लेकिन बने 20 रुपये में, तो जीडीपी कितनी हो गई? 200 रुपये। जीडीपी बढ़ गई पर एक्चुअली टेबल का नंबर बढ़ा नहीं। बढ़ा क्या? सिर्फ प्राइजेस। हाँ, किसको बात समझ में आ रही है कि हमारा जो जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका है ना, वो ये है। हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि टोटल वैल्यू कितनी बढ़ी है, पर वैल्यू प्राइजेस के कारण भी बढ़ सकती है। इसीलिए जीडीपी एक एक्यूरेट या एकदम एग्जैक्ट इंडिकेटर नहीं है हमारे देश की प्रोस्पेरिटी को चेक करने का। हमें और इंडिकेटर्स ढूंढने पड़ेंगे, ऐसी और डाटा ढूंढना पड़ेगा जिनको हम चेक कर सकते हैं। तो हम क्या चेक कर सकते हैं? अनदर क्वेश्चन, हम चेक कर सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितना है। यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि देश में टोटल लोग कितने रह रहे हैं, जितना भी जीडीपी आ रहा है, जितना भी इनकम आ रहा है, वो सब में एक बार बराबर बांट दो तो हर किसी के हिस्से कितने पैसे आते हैं। इसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और अगर आप इस चीज़ का डेटा चेक करते हो तो इंडिया 5वें नंबर पर नहीं आता, इंडिया लिस्ट में बहुत नीचे दिखाई पड़ेगा आपको। पर कैपिटा इनकम इंडिया का बहुत लो है। और आप क्या चेक कर सकते हो? आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हो। अगर आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करोगे तो इंडिया के 10% लोगों के पास ऑलमोस्ट 74% वेल्थ है और बाकी 90% लोगों के पास सिर्फ 26% है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी जीडीपी है, अगर ये बढ़ भी रही है तो हम ये इनकम इनइक्वालिटीज़, पर कैपिटा इनकम जैसे इंडिकेटर्स को बेटर नहीं कर पा रहे हैं। अपनी इन्फ्लेशन, अपने अनएम्प्लॉयमेंट को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लीडर्स हमें ये बोलते दिखते हैं आज के टाइम में कि हम 5वें पोजीशन पर पहुंच चुके हैं अपनी जीडीपी को लेकर, वर्ल्ड की जो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं हम उनको टेक ऑफ कर चुके हैं, आज एक बेटर पोजीशन पर खड़े हैं, वहाँ पर वैसी खबरें सुनकर हमें अपने क्वेश्चंस को क्लोज नहीं करना है। हमें ये सवाल पूछते रहना है कि एक्चुअली देश में एक आम आदमी के लिए, आम इंसान के लिए हो क्या रहा है। आज की वीडियो में हम कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हमने बात नहीं की जैसे हम अक्सर बातचीत में करते हैं। आई नो आज का वीडियो ज़्यादा डाटा बेस्ड था, हो सकता है कि हमें थोड़ा बोरिंग भी लगा हो, पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझ सको कि इकोनॉमिक्स में ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपकी इकोनॉमी का एक सही पोजीशन, एक सही पिक्चर दिखा सकते हैं। मिलेंगे जल्दी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।